बच्चों, आज हम कक्षा 8 का विज्ञान विषय का पहला अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इस पाठ में हम ये समझेंगे कि फसल क्या होती है, इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है और फसल उत्पादन में यानी कि कृषि में कौन कौन से औजार काम में लिए जाते हैं और किस प्रकार से उस फसल का उचित भंडारण किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि सभी सजीव, चाहे वो मनुष्य हों, पेड़ पौधे हों या अन्य जीव जंतु हों, सभी को अपनी जैविक क्रियाओं के लिए जैसे कि श्वसन, उत्सर्जन, पाचन आदि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? ये ऊर्जा मिलती है हमें भोजन से। अब भोजन कहाँ से आता है? ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि जो हरे पेड़ पौधे हैं ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं हम? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि मनुष्य या अन्य जीव जंतु जो हैं वो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर या अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हमारे देश में इतनी अधिक जनसंख्या है और सभी को भोजन की आवश्यकता है, तो इस आवश्यकता को पूरी करने के लिए हमें भोजन का जो उत्पादन है वो एक बहुत ही बड़े स्तर पर करना होता है। अब ये काम कौन करते हैं? ये काम करते हैं हमारे देश के किसान। किसान क्या करता है? उसका जो खेत है उस पर क्या करेगा? फसल का उत्पादन करेगा, जिससे हमें भोजन मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कृषि की यानी कि फसल की, तो क्या करता है किसान? उसका जो खेत है उस पर एक ही प्रकार के पौधे लगाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम फसल को परिभाषित करें तो हम क्या कहेंगे कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। ठीक है, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये जो किसान है इसने क्या किया है? पूरे क्षेत्र पर एक ही प्रकार के पौधे लगाए हुए हैं, तो हम क्या कहेंगे कि इसने क्या किया है? फसल का उत्पादन किया है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें गेहूं की फसल की, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा कि जो खेत है उसमें जितने भी पौधे लगे हुए हैं वो सब किसके होंगे? गेहूं के होंगे। और अगर वो फसल चावल की है तो क्या होगा? जितने भी पौधे उसमें लगे हुए हैं वो सब किसके होंगे? चावल के होंगे। ठीक है, अब क्या है कि फसल हमारे पास में अलग अलग प्रकार की है, चाहे वो अनाज की हो सकती है या सब्जियां हो सकती है या फल हो सकते हैं। ठीक है, तो जो सभी फसलें हैं वो अलग अलग मौसम के अनुसार उगाई जाती है। ठीक है, तो इनके जो मौसम है उसी के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो मोटे तौर पर हमने फसलों को दो भागों में बांटा है। पहला है खरीफ की फसल और दूसरा है रबी की फसल। खरीफ की फसल जो है वो फसलें हैं जिसको पानी की आवश्यकता जो है अधिक होती है, तो हम क्या करेंगे? इसको बरसात के मौसम में उगाएंगे, जिससे क्या होगा कि इसकी पानी की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, और जो रबी की फसल है उसको पानी की आवश्यकता अपेक्षाकृत थोड़ी कम होती है, तो इसलिए हम इसे कब उगाते हैं? शीत ऋतु में यानी कि सर्दियों के मौसम में। ठीक है, अब हम बात करें सबसे पहले खरीफ की फसल की, तो इसे हम उगाएंगे वर्षा ऋतु में और जून से लेकर सितंबर तक के महीने में ये फसल तैयार हो जाएगी। ठीक है, कौन कौन सी फसलें हैं इसमें? चावल है, मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली है। ये सब जो फसलें हैं ये कौन सी फसल है? खरीफ की फसल। दूसरा है हमारे पास में रबी की फसल। इसको उगाएंगे हम शीत ऋतु में यानी कि सर्दियों में, और अक्टूबर से लेके मार्च तक के महीने में ये फसल पककर तैयार हो जाएगी। कौन सी फसलें आएगी इसमें? गेहूँ है, चना है, मटर है, सरसों है। ये सभी जो फसलें हैं ये क्या कहलाएगी? रबी की फसल। यानी कि हम कह सकते हैं कि फसलों को हमने मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है, एक है खरीफ की फसल और एक है रबी की फसल। खरीफ की फसलों को पानी की आवश्यकता अधिक है, इसलिए हम इन्हें बरसात के मौसम में यानी कि वर्षा ऋतु में उगा रहे हैं, और जो रबी की फसल है उसको पानी की आवश्यकता थोड़ी कम है, तो हम उसे कब उगा रहे हैं? सर्दियों में यानी कि शीत ऋतु में। ठीक है, अब बात आती है कि जब भी कोई किसान अपने खेत में फसल उगाता है तो उसे क्या करने पड़ते हैं? बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। इन कार्यों को हम क्या कहते हैं? कृषि की पद्धतियां या कृषि के चरण कहते हैं। ठीक है, अब ये जो चरण आपको दिखाई दे रहे हैं इन सभी कार्यों को किसान को अपने खेत में करना होता है। ठीक है, पहले हम इनको थोड़ा संक्षेप में देख लेते हैं, फिर एक एक करके हम विस्तार से इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो भी चरण है इसमें क्या करेगा किसान? इनको इसी तरह से इसी क्रम में इनको काम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसान पहले क्या कर ले? कटाई कर ले या फिर पहले सिंचाई कर ले। ये जिस क्रम में
लिखे हुए हैं उसी क्रम में किसान को इनको काम में लेना पड़ता है। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहला है हमारे पास में मिट्टी तैयार करना। जब भी किसान कोई भी फसल उगाएगा तो सबसे पहले क्या करेगा, उस खेत की मिट्टी को तैयार करेगा। इसके लिए क्या करता है, वो किसान खेत में हल चलाकर उसकी जुताई करता है, उस मिट्टी को क्या करता है, उथल पुथल कर देता है। उसके बाद में वो क्या करेगा, उसमें बीज डालेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, बुआई। तो अगला स्टेप क्या हो गया, बुआई का हो गया। उसके बाद में क्या करेगा, वो उसमें खाद एवं उर्वरक देना। जैसे उसने बीज डाल दिया तो उसके बाद में उस खेत में वो क्या डालेगा, खाद डालेगा या फिर किसी रासायनिक उर्वरक का छिड़काव करेगा, जिससे फसल क्या होगी, अच्छी होगी। अगला चरण है सिंचाई। जैसे ही उसने बीज डाल दिया और खाद डाल दिया, अब उस बीज को अंकुरण के लिए पानी की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस खेत में सिंचाई करनी पड़ेगी। अगला चरण है खरपतवार से सुरक्षा। जैसे ही फसल उगेगी तो कुछ अवांछित पौधे भी उस फसल के साथ में उग जाते हैं, जो क्या करते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उन पौधों से भी उस फसल की जो है सुरक्षा करनी पड़ेगी। अगला चरण है हमारे पास में कटाई। जैसे ही हमारी फसल पककर तैयार हो गई तो क्या करेंगे, उसकी कटाई करेंगे। और सबसे जो लास्ट स्टेप है वो है उसका भंडारण। हमने फसल को काट लिया, अब उसका हमें उचित भंडारण करना पड़ेगा ताकि कोई कीट उसको खराब नहीं कर सके या चूहे जो हैं उससे वो बची रहे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस फसल का उचित भंडारण भी करना पड़ेगा। चलिए अब अभी हमने बात कर ली इनको संक्षेप में, ये सब चरण है। अब एक एक करके हम इसको विस्तार से देखते हैं। तो जो सबसे पहला चरण है वो है हमारे पास में मिट्टी तैयार करना। यानी कि क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले उस खेत की मिट्टी को तैयार करेंगे। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस खेत में हल चलाना पड़ेगा। ठीक है, मिट्टी को उथल पुथल करना पड़ेगा और उसको पोला बनाना पड़ेगा। तो इसको उथल पुथल करके पोला बनाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। यानी कि मिट्टी को उलट पुलट करके पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। ठीक है, अब इस जुताई करने के बहुत सारे फायदे हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो फायदा है वो है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायक। हम सभी को पता है कि मिट्टी में बहुत सारे सूक्ष्म जीव मौजूद रहते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, उस मिट्टी को हमने उथल पुथल कर दिया, जिससे क्या हुआ, उस मिट्टी में वायु की मात्रा जो है वो बढ़ गई। वायु की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ये जो सूक्ष्म जीव हैं वो तीव्रता से वृद्धि करेंगे। ठीक है, इसके अलावा केचुए जो क्या करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, किसानों का मित्र कहते हैं। वो मिट्टी को क्या करते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। ठीक है, तो केचुओं की मात्रा में भी वृद्धि होती है, क्योंकि वायु उसमें आ गई है तो वो तीव्रता से श्वसन कर पा रहे हैं। तो जो सूक्ष्म जीव हैं और जो केचुए हैं उनकी मात्रा में तेजी से वृद्धि होती है, जिससे क्या होता है, हमारी मिट्टी जो है उसका उपजाऊपन बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास में पौधों की जड़ें आसानी से गहराई में जा सके। जैसे ही हमने मिट्टी को पोला कर दिया, ठीक है, अब जब बीज अंकुरित होगा तो जड़ें जो है वो आसानी से नीचे गहराई में चली जाएगी। अगर मिट्टी जमी हुई होगी तो क्या वो आसानी से जा सकती है, बिल्कुल नहीं जा सकती। ठीक है, तो पोला करने का क्या फ़ायदा हुआ कि जो जड़ें हैं वो आसानी से गहराई में नीचे जा सकती है। इसके अलावा जड़ें जो है वो आसानी से श्वसन भी कर सकती है। अभी हमने बात करी कि मिट्टी को हमने पोला कर दिया तो क्या हुआ, उसमें वायु की मात्रा बढ़ गई, तो जड़ें जो है आसानी से उसमें श्वसन भी कर सकती है। अगला है पोषक पदार्थों को मिट्टी की ऊपरी परत में मिलाने में। हमें पता है कि मिट्टी में सूक्ष्म जीव हैं जो क्या करेंगे, जो सड़े गले पत्तियां हैं पेड़ पौधों के या जंतुओं के अवशिष्ट हैं, उनको क्या करेंगे, वो अपघटित करते रहते हैं और अपघटित करके क्या करेंगे, मिट्टी की ऊपरी परत में मिला देंगे। ठीक है, अब वो जो भी अपघटित पदार्थ है वो मिट्टी की केवल ऊपरी परत में ही है। तो जैसे हमने क्या किया, उस मिट्टी को उलट पुलट किया तो जो उसकी परत है ऊपर वाली उसमें वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे या मिल जाएंगे। अगला है हमारे पास में मिट्टी वर्षा जल को आसानी से सोख सके। जैसे ही हमने उस मिट्टी को उलट पुलट करके पोला बना दिया तो जब बारिश आएगी तो पानी क्या होगा, नीचे गहराई में अवशोषित हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हमने जुताई नहीं करी और मिट्टी क्या है, बिल्कुल जमी हुई है, तो जब भी बारिश आएगी तो क्या होगा, पानी जो है वो आगे बहकर चला जाएगा, उस मिट्टी में नीचे अवशोषित नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, इस जुताई की प्रक्रिया के लाभ हो गए। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि जुताई जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे औजार काम में लेते हैं।
कुछ औजार ऐसे हैं जो परंपरागत हैं, यानी कि बहुत पुराने समय से काम में लिए जा रहे हैं, और कुछ औजार जो हैं वो आधुनिक साधन हैं जिनसे क्या होता है, जल्दी जल्दी काम हो जाता है, यानी कि उसमें समय जो है थोड़ा कम लगता है। चलिए देखते हैं कौन कौन से साधन हैं। सबसे पहला जो साधन है वो है हमारे पास में हल। ठीक है, ये इस प्रकार का होता है, चित्र में दिख रहा है आपको। ये लकड़ी का बना हुआ औजार होता है और इसमें एक लंबी लकड़ी लगी हुई होती है जिसे हम क्या कहते हैं, हल शैफ्ट कहते हैं। इसका जो आगे का सिरा है इस पर एक लोहे की पत्ती लगी हुई होती है जिसे हम कहते हैं फाल। क्या कहते हैं, फाल कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, एक लंबी लकड़ी होती है, इसे जोत कहते हैं, और इसके बीच में जो है इस हल का ये वाला सिरा यहाँ पर बांध दिया जाता है, और ये दूसरा सिरा जो है वो मिट्टी में धंसा हुआ रहता है। ये जो जोत की लकड़ी है इसको क्या करते हैं, दोनों बैलों की गर्दन पर रख देते हैं। ठीक है, अब ये बैल आगे बढ़ते जाते हैं और पीछे से ये वाला जो सिरा है, ये जो सिरा है ये क्या करता है, मिट्टी की जुताई करता रहता है। जैसे जैसे बैल आगे बढ़ेंगे और नीचे वाला जो सिरा है वो क्या करता रहेगा, उस मिट्टी को खोदता रहेगा और उस खेत में जुताई हो जाती है। ठीक है, अब क्या है, क्योंकि इसमें हम जंतुओं की सहायता ले रहे हैं, ठीक है, तो इसमें समय थोड़ा सा अधिक लगता है। ठीक है, क्योंकि ये परंपरागत साधन है। पुराने ज़माने में जो है वो पशुओं का कृषि में ज़्यादा प्रयोग होता था। ठीक है, तो ये हमारा परंपरागत साधन हो गया। ठीक है, अगला साधन है हमारे पास में कुदाली। ये जो है औजार, ये भी परंपरागत औजार है। ठीक है, इसका उपयोग भी हम मिट्टी को खोदने यानी कि जुताई में या फिर खरपतवार को निकालने में करते हैं। ठीक है, इसका भी जो मुख्य भाग है ये या तो लोहे का बना हुआ हो सकता है या लकड़ी का हो सकता है। ठीक है, और आगे वाले भाग पर एक मुड़ी हुई लोहे की प्लेट लगी हुई होती है जिसकी सहायता से मिट्टी को खोदते हैं, और पीछे वाला जो सिरा है उस पर एक जोत लगा होता है और एक लंबी लकड़ी लगाकर उसे भी क्या करते हैं, पशुओं की गर्दन पर रख देते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे वो पशु आगे बढ़ता जाएगा और पीछे से क्या होता जाएगा, मिट्टी की जुताई होती रहेगी। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, परंपरागत साधन। लेकिन क्या हो रहा है, इनमें समय थोड़ा सा अधिक लग रहा है। आजकल जो है हमारे पास में समय थोड़ा कम होता है, तो हमने क्या करा, आधुनिक साधनों का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे क्या होगा, जो बड़े बड़े खेत हैं उससे क्या होगा, जल्दी से उसमें जुताई हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा साधन है। अगला साधन है हमारे पास में कल्टीवेटर। ठीक है, इस कल्टीवेटर को हम क्या करते हैं, ट्रैक्टर की सहायता से हम जुताई करते हैं। किसी ट्रैक्टर के पीछे इस कल्टीवेटर को इस तरह से लगा देते हैं। जैसे ही ट्रैक्टर आगे बढ़ता रहता है और पीछे से क्या होता है, इस खेत में जुताई होती रहती है। ठीक है, अब क्योंकि ये मशीन की सहायता से हो रहा है, ट्रैक्टर जो है जल्दी से पूरे खेत का चक्कर लगा लेता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारा समय भी बचता है और मेहनत भी कम लगती है। तो ये क्या है, हमारा जो जुताई है उसका आधुनिक साधन है। ठीक है, अब इस वीडियो में हमने जो भी बातें करी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए एक बार उसको दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि फसल किसे कहते हैं, उसके बाद में हमने फसलों का वर्गीकरण देखा, खरीफ की फसल कौन सी है और रबी की फसल कौन सी है। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कि कृषि में काम आने वाले चरण जो हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहला चरण था हमारे पास में मिट्टी तैयार करना। अब मिट्टी तैयार करना क्यों ज़रूरी है और इसमें कौन कौन से औजार काम में लिए जाते हैं, ये सब बातें भी हमें अच्छे से समझ में आ गई। तो इस पर आधारित मैं आपको 2 प्रश्न दे रही हूँ जिनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है हमारे पास में, खरीफ की फसल के 2 उदाहरण दीजिए। जो हमने बात करी खरीफ की फसल की, कौन सी फसल है वो, उसके आपको 2 उदाहरण लिखने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास में, जुताई के 2 परंपरागत औजारों के नाम लिख लिए। अभी हमने देखा कि परंपरागत औजार कौन से हैं और आधुनिक औजार कौन से हैं, तो 2 परंपरागत औजारों के आपको नाम लिखने हैं। अगले वीडियो में हम इन दोनों प्रश्नों के उत्तर चेक करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।